तेलंगाना हिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में हम लोग अर्लीस्ट टाइम से लेकर काकतीया के दौर तक पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग काकतीया का दौर और उनका कैसे जवाल हुआ और उसके बाद बहमनी किंगडम कैसे कायम हुई और उसके बाद कुतुब शाही डिनास्टी, आसफ जाही डिनास्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ और 52 में जनरल इलेक्शंस हुए हैदराबाद में, वहां तक हर मेजर इवेंट को कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके जेएल के एग्जाम के लिए और आगे चल के ग्रुप 2, ग्रुप 3 और जो भी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो भी जनरल स्टडीज में तेलंगाना हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की जहां जहां तक बात है उन सब में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए। अब यहां पर हम लोग काकतीयास के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 950 सीई से 1323 सीई तक हुकूमत किया और 950 सीई में किस तरह से काकतीया सल्तनत कायम हुई। ये लोग सबसे पहले राष्ट्रकूटास के अंडर रहते हुए, ये लोग सब फ्यूडेटरीज थे, यानी उनके मातहत रहते हुए राष्ट्रकूटास को अपना बड़ा मानते थे। प्रतापरुद्रा एक काकतीया किंग है, उनके दौर में इन लोगों को फुल एंड फ्लेज पावर मिला और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पे सामने लाए थे। उससे पहले ये लोग राष्ट्रकूटास और वेस्टर्न चालुक्यास के अंडर में रहते हुए हुकूमत चलाया करते थे। तो हुआ क्या था, प्रतापरुद्रा के दौर में 1163 में इन लोगों ने चालुक्या के सबऑर्डिनेट्स को जो है जंग में हरा दिया था और उनके बाद गणपति देवा बहुत बड़े राजा हैं काकतीया डिनास्टी के, जिन्होंने 1199 से 1262 तक हुकूमत किया था और इनके दौर में काकतीया सल्तनत को बहुत ज्यादा वुसात मिली, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था। ये कहां तक कि ये लोग पूरे तेलुगु बोलने वाली रियासतों को मुत्तहिद करे थे, यकजा करे थे और जो भी जैसा कि जरखेज इलाके है जहां पर पानी बड़े पैमाने पे दस्तयाब है, जैसा गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के, वहां के फर्टाइल लैंड्स को अपने कंट्रोल में लाया था। तो गणपति देवा के बाद जो हुकूमत करे थे उनका नाम है रुद्रमा देवी। 1262 से 89 तक इन्होंने हुकूमत किए और ये अपने आप में एक तारीख की एक अजीब बात है कि एक फीमेल क्वीन ने इतने बड़े अरसे तक इतने बड़े किंगडम को चलाया था। गणपति देवा, रुद्र देवा, प्रताप रुद्रा और फर्स्ट एवर विमेन रूलर रानी रुद्रमा देवी, ऐसे इन तमाम बड़े बड़े राजाओं ने काकतीया डिनास्टी में हुकूमत की और इन लोगों ने शुरू में हनुमकोंडा से रूल किया, बाद में इन्होंने अपने कैपिटल को वरंगल शिफ्ट किया था। और इस डिनास्टी की खास बात, एक और खास बात यह है कि दक्कन का जो मशरिकी इलाका है, इन लोगों ने उस पूरे इलाके पर 12 से लेकर 14वीं सदी तक हुकूमत किया था और इनकी जो टेरिटरी को अगर हम देखेंगे तो ये मौजूदा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ हिस्सा उड़ीसा का जो कि जुनूबी हिस्सा है, उस हिस्से पर इन लोगों ने हुकूमत किया। इनका कैपिटल वरंगल है। काकतीयास के कामों की बात करेंगे तो ये अपने इरिगेशन और पब्लिक वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है और इनका जो स्कल्पचर है और इनके जो फाइन आर्ट्स है उन सब में, यहाँ पर फायर है वो फाइन आर्ट्स है, तो उन तमाम चीजों में जिनको उर्दू में फनून लतीफा बोलते हैं उनमें ये लोग बहुत ज्यादा शोहरत रखते हैं। और खास तौर पे इनके जो इरिगेशन फैसिलिटीज है, खास तौर पे जो टैंक्स है, काकतीयास के दौर में जो टैंक्स बनाए गए, उसकी वजह से तेलंगाना की सरजमीन एक मेजर इरिगेशन हब के तौर पे उभरा और यहां पर कभी पानी का प्रॉब्लम नहीं आया था। और काकतीया के दौर में एक और खास बात यह है कि मईशत जो है, इकोनॉमिकली ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और लोगों की जिंदगियों में भी खुशहाली बहुत ज्यादा थी। तो इनका जो जवाल है, डिक्लाइन कैसे हुआ था, दिल्ली के सुल्तानों की तरफ से वरंगल पर हमला किया गया था और उससे 2-3 बार हमला किया गया था। लास्ट में क्या हुआ कि 1323 में क्या हुआ कि प्रतापरुद्रा के दौर में सीज ऑफ वरंगल,
ये बहुत ज्यादा मशहूर है। वरंगल को मुहासरा कर दिए थे और उसके बाद प्रतापरुद्रा को कैद करके उनको लेके जा रहे थे। इसी रास्ते में प्रतापरुद्रा जो है इन्होंने अपने आप को खुदकुशी करते हुए इनकी मौत हो गई थी। क्या करें ना, नर्मदा रिवर के एक बैंक में एक हिस्से में कूद गए थे, वहां इनका डेथ हो गया था। तो इस तरह से काकतीय डिनास्टी का जवाल हो गया था और उसके बाद तेलंगाना की सरजमीन पर मुस्लिम रूलर्स की हुकूमत का आगाज हो गया। तो यहां पर काकतीय का डिक्लाइन किस तरह से होता है, एक इंफॉर्मेशन तेलंगाना की गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है। वो ये है कि 1323 में मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अंडर काम करने वाले एक जनरल थे, उन्होंने शिकस्त देते प्रतापरुद्रा को। तो इस तरह से काकतीय डिनास्टी का खात्मा हो जाता और काकतीय डिनास्टी के अंडर में जो जो छोटे छोटे राजाएं रहते, जो बड़े बड़े जो प्रतापरुद्रा को रिपोर्ट करते थे, वो सारे लोग अपनी अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर लेते और छोटी छोटी हुकूमतें बन जाती। तो तेलंगाना के सरजमीन पर 150 ईयर्स तक बाद में जो है ये ममलकतें, ये जो छोटी छोटी रियासतें अपने अपनी जगह पे हुकूमत कर रहे थे, जिनको मुसुनूरी नायकास या पद्मा नायका या कलिंगा गंगास या गजापति, उनके साथ में यहां पर एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो कि बहमनी सल्तनत थी, जिसके बारे में अब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो बहमनी किंगडम के बारे में अगर एक लाइन में बात की जाए तो साउथ इंडिया में सबसे पहले मुस्लिम किंगडम अगर कोई थी तो वो बहमनी किंगडम थी। यानी चूंकि उससे पहले जो भी दिल्ली में सलातीन थे वो लोग सब नॉर्थ इंडिया में थे। साउथ इंडिया में पहली बार मुस्लिम हुक्मरान कौन अपनी सल्तनत कायम करे बोलते वो बहमनी किंगडम है। तो बहमनी किंगडम कैसे कायम हुई, क्योंकि दिल्ली सुल्तानों में एक तुगलक थे, उनके खिलाफ मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके खिलाफ बगावत करते, क्या नाम है उनका, जफर खान, और उनको एक टाइटल भी था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्हें जो है ये उनका लक़ब था, असल में उनका नाम जफर खान है। इन्हें बगावत करते मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद मुख्तार सल्तनत बहमनी सल्तनत को कायम कर लेते। तो जो कायम करते उनका नाम क्या है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उनका असल नाम जफर खान है। तो इन्होंने बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है बहमनी सुल्तानों के बारे में और उनके कारनामों के बारे में एक आध लाइन के साथ। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और उनके बाद मोहम्मद शाह अव्वल, इन्होंने 1358 से 75 तक हुकूमत की। इन्होंने अपने दौर में कपाया नायका जो वरंगल के जो छोटे राजा थे इनको हरा दिए थे और इसके अलावा विजयनगर रूलर बुक्का वन को भी हरा देते। उसके बाद मोहम्मद शाह सानी, इनकी हुकूमत रहती 78 से 97 तक। इन्होंने, इनके दौर की खास बात यह है कि इन्होंने कई मस्जिदों को और कई मदरसों को, कई हॉस्पिटल्स को कायम करे। उनके बाद एक बेहतरीन दौर था फिरोज शाह बहमनी का 97 से 22 तक, 1422 तक। इन्होंने बहुत बड़े बहादुर जनरल थे, इन्होंने विजयनगर सल्तनत के रूलर देवा राया वन को हरा दिए थे। उसके बाद अहमद शाह का दौर है 1422 से 36 तक। इन्हों जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत संग दिल हुक्मरान हैं और इन्होंने पहली बार गुलबर्गा से अपना कैपिटल बिदर मुंतकिल करते। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बहमनी सुल्तानों में वो कौन से राजा हैं जिन्होंने गुलबर्गा से बिदर अपना दारुल हुकूमत मुंतकिल किया, तो वो अहमद शाह है। उसके बाद मोहम्मद शाह सालिस है, इन्होंने 63 से 82 तक हुकूमत करे थे और इन्हों जो है सिर्फ 9 साल की उम्र में सुल्तान बने थे। और इनके दौर में जो मोहम्मद गवान जो प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बेहतरीन रिफॉर्मर हैं, कई इस्लाहात को नाफिज करे थे। इनके दौर में चूंकि मोहम्मद गवान को फ्रीडम हासिल था तो उन्होंने बहुत ज्यादा इस्लाहात करे थे, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाए थे एजुकेशन में, रेवेन्यू में और हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारी चीजें करे थे जिसकी वजह से बहमनी सल्तनत बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। और इन्हों जो मोहम्मद गवान थे काबिल ऑफिसर्स को लाने के लिए दूसरे ममालिक से लोगों को लाते थे। तो इनके दौर में ही जो है
आफाकी जो दूसरे मुमालिक से आके दक्कन में बस गए थे उनको आफाकी बोलते, और जो लोकल्स रहते उनको दक्कनी बोलते। तो आफाकी और दक्कनियों का एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता, और इसी झगड़े के दौरान जो दक्कनी लोग रहते थे वो ये समझते थे कि भाई हमारे जॉब्स ये लोग ले रहे, तो इसलिए दक्कनी लोग आफाकियों का कत्ल कर देते, उनके औरतों को कत्ल कर देते, और इसी तरह मोहम्मद गवान का भी कत्ल हो जाता। और उसके बाद एक तरह से बहमनी सल्तनत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती। तो जब कमजोर हो जाती और उसके बाद पूरी तरह से जवाल हो जाता, क्योंकि उसके बाद जो भी हुकूमत संभालते वो लोग मजबूत नहीं रहते और जवाल हो जाता, और उसके बाद बहमनी सल्तनत जो है कई टुकड़ों में बट जाती, और उसके 5 सुल्तान 5 ममलकतें कायम हो जाती। वो कैसे? बीजापुर से आदिल शाही हुकूमत करते, अहमदनगर से निजाम शाही, और बेरार से इमाद शाही, और बिदर से बरीद शाही, और गोलकोंडा से कुतुब शाही। इस तरह से दक्कन की सरजमीन गोलकोंडा से कुतुब शाही सल्तनत कायम हो जाती, और वो लोग ये बोलते कि भाई हम बहमनियों की नहीं सुनेंगे, अब हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करेंगे। तो यहां से कुतुब शाही दौर का आगाज हो जाता। तो बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद दक्कन की सरजमीन पर गोलकोंडा से कुतुब शाही सल्तनत का आगाज होता। और ये कैसे होता? 1518 में सुल्तान कुली कुतुब शाह, जिनको कुतुबुल मुल्क का भी लकब है, या उनको कुली कुतुब शाह, ये पूरे नामों से याद किया जाता, इन्होंने कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बेसिकली इनका ताल्लुक ईरान के हमदान प्रोविंस से है, इसलिए इनको कुली कुतुब शाह हमदानी भी कहा जाता। और फर्स्ट, अगर इनके किंग्स की बात करेंगे तो फर्स्ट रूलर कुली कुतुब शाह हैं, जो कि कुतुब शाही डिनास्टी के फाउंडर है। उसके बाद उनके बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह सेकंड रूलर हैं, और इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने 43 से 50 तक हुकूमत किए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमशेद कुली कुतुब शाह ने अपने वालिद का कत्ल कर दिए थे तख्त पे फायज होने के लिए। उसके बाद सुभान कुली कुतुब शाह उनके बेटे हैं, जो कि 7 साल की उम्र में तख्त पे फायज हुए थे, और बहुत कम अरसे में उनका डेथ हो गया था, इसलिए उनके दौर को एज ए किंग शुमार नहीं किया जाता। अब तीसरे जो थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो कि सुल्तान कुली कुतुब शाह के सबसे छोटे बेटे हैं, और इन्होंने इनके दौर में ताली कोटा जंग को लड़ा गया था, और इन्होंने इस जंग के लिए दक्कन के जो दूसरे सलातिन जैसा बीजापुर, अहमदनगर, वहां से उन तमाम सुल्तानों की इन्होंने मदद लिए थे। चौथे सुल्तान थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बेटे हैं, और जदीद हैदराबाद की बुनियाद इन्होंने ही रखे थे। और आप पढ़ते होंगे ना अक्सर के उर्दू अदब में जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में, उन्होंने यही शख्स हैं, और इनको अरबी, फारसी, उर्दू और तेलुगु जबान में काफी ज्यादा महारत हासिल थी। इनके बाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह हैं, जो कि ये जो जदीद हैदराबाद के बानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद होते हैं, तो इन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, जो कि मोहम्मद कुतुब शाह के बेटे हैं। तो ये 5th रूलर के बेटे हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। इनके दौर के बाद अबुल हसन तानेशाह हुकूमत करे थे, और इनके दौर में ही औरंगजेब ने दक्कन की सरजमीन पर हमला करे थे, और उसके बाद कुतुब शाही सल्तनत का जवाल हो गया था। तो कुतुब शाही डिनास्टी की सबसे खास बात यह थी कि ये लोग तेलंगाना और आंध्रा, रायलसीमा और कुछ हिस्से कर्नाटक के और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों पर ये लोग हुकूमत करे थे। और मुगल अंपायर के दौर में जो औरंगजेब थे, उन्होंने अटैक किया था, और आपको मालूम है सीज ऑफ गोलकोंडा काफी ज्यादा मशहूर है, 1687 में किया गया था। तो इस तरह से दक्कन की सरजमीन में कुतुब शाही सल्तनत का खातिमा हो गया था। ये बात तो क्लियर हो गई कि कुतुब शाही सल्तनत का जवाल हो गया था और कुतुब शाहियों को मुगलों ने हरा दिया था। अब दक्कन में किसकी हुकूमत चल रही थी? इस तरह से मुगलों की। तब क्या हुआ कि मुगल कैसा कर रहे थे कि 1712 में मुगल एम्पेरर हैं जिनका नाम है फरुख सियार, इन्हों क्या करे, कमरुद्दीन खान को दक्कन के वाइसरॉय के तौर पे नामजद करे थे, और उनको एक लक़ब दिए थे निज़ामुल मुल्क का। तो हुकूमत मुगलों की थी, लेकिन उसको किसके जरिए चलाया जा रहा था? जो निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन खान है, इनके जरिए चलाया जा रहा था। निज़ामुल मुल्क उनका लक़ब है। फिर उसके बाद उनको दिल्ली वापस बुला लिया गया, और उनकी जगह पर मुबारिज़ खान को अपॉइंट किया गया दक्कन के वाइसरॉय के तौर पर। उसके बाद 1724 में
कमरुद्दीन खान क्या करे, मुबारिस खान के साथ जंग करके उनको शिकस्त दे दिए थे और दक्कन के इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर यहां से अपने हुकूमत का आगाज करे थे। और उन्होंने जो है एक टाइटल जो था आसिफ जाह, ये टाइटल ले लिए थे, उसी से इस डिनास्टी का नाम पड़ गया आसिफ जाही डिनास्टी। निजामुल मुल्क के बाद जितने भी हुक्मरान आए थे वो लोग उसी निजाम के लक़ब को लिए थे, इसलिए कभी ये लोग अपने आप को सुल्तान नहीं बोले बल्कि निजाम अव्वल, निजाम दुवम, निजाम सुवम, ठीक है, निजाम हफ्तुम, यहां तक जाता वो। तो इस तरह से ये लोग क्या बोलिए आसिफ जाही निजाम्स बोले या निजाम्स ऑफ हैदराबाद कहलाए, सुल्तान नहीं बोलते थे ये लोग, ठीक है। तो जो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, निजामुल मुल्क कमरुद्दीन खान, ठीक है। उसके बाद जो उनका डेथ हो गया 1748 में, और उसके बाद क्या हुआ था कि एक उनके विरासत को लेकर उनके तख्त पे, उनकी जगह पे तख्त को फायज होने के मामले में उनके बच्चों में और दूसरे लोगों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और 13 साल तक एक तरह से एक बदअमनी का माहौल था, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, लोगों में अफरा तफरी थी, लोग बड़े परेशान थे क्योंकि ये लोग तख्त को हासिल करने के लिए पड़ोस के जो हुकूमतों से मदद लिए थे, तो उनका अमलो दखल, उनके हमले दक्कन की सरजमीन पे होना, तो 13 साल तक बड़ी बेचैनी का माहौल था। तो इस दौर को जो है हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो इस दौरान कुछ लोग हुकूमत भी करे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, 1769 में हैदराबाद सिटी को निजाम का एक फॉर्मल दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान करे थे कि हमारा कैपिटल हैदराबाद ही है। तो यहां पर क्या होता कि जो फोर्थ निजाम रहते नासिरुद्दौला, इन्हों 1799 में ब्रिटिश के साथ एक मुआहिदा करते जिसको सब्सिडरी अलायंस बोलते। तो इसका मतलब यह रहता कि जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चले जाते। तो डिफेंस मतलब पुलिस और आपकी फौज वगैरह सब ब्रिटिश के हाथ में चले गई थी, और फॉरेन अफेयर्स दूसरे ममालिक से जो डील करने का जो मामला है ये पूरा जो है ब्रिटिश को दे दिए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेजर इवेंट है। आपसे अगर कभी पूछा गया कि इस मुआहदे को करने वाले निज़ाम कौन थे, ये याद रखिए। और उसके बाद से ब्रिटिश इंडिया में हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट बन गया था। अब यहाँ पर हम लोग टोटल निज़ाम कौन कौन रूल करे थे वो पूरा पढ़ेंगे। तो जैसा मैं पहले बताया था, पहले निज़ाम के बाद मीर कमरुद्दीन के बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट था, तो 13 साल तक कुछ लोग हुकूमत करे थे निज़ाम अव्वल के बाद, आसिफ जाह अव्वल के बाद, जैसा नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलाबत जंग, ये लोग हुकूमत करे थे। लेकिन बड़ी बदअमनी का माहौल था, तो इसलिए इनके दौर को एज ए रूलर का दौर कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो आएंगे, तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ, निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल, जिनका नाम मीर कमरुद्दीन खान है, इन फर्स्ट निज़ाम है। तो उसके बाद 3 लोग हुकूमत करे, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग। दूसरे निज़ाम थे, यहाँ पर 3 है बट ये एक्चुअल में 2 है। निज़ामुल मुल्क मीर निज़ाम अली खान, दूसरे निज़ाम। तीसरे निज़ाम सिकंदर जा, उनका नाम मीर अकबर अली खान। चौथे निज़ाम नासिरुद्दौला, जिनका नाम मीर फरखंदा अली खान। 5वें निज़ाम अफजलुद्दौला, उनका नाम मीर तहनियत अली खान। 6वें निज़ाम मीर महबूब अली खान। और 7th जो निज़ाम है मीर उस्मान अली खान, जिनको आसिफ जाह 7 भी कहा जाता। तो ये पूरे निज़ाम यहाँ पर हुकूमत करे थे। तब आपको मालूम है 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो ब्रिटिश का दौर ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद 47 अगस्त के बाद 13 महीनों तक हैदराबाद एज ए प्रिंसली स्टेट मौजूद था, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट के तौर पे मौजूद था। और आप जानते हैं कि 1946 के बाद आपको मालूम है कि तेलंगाना में जो पिजेंट्स का जो स्ट्रगल हुआ था, वो लोग जो है निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा था। इसी दौरान अब मैं उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा कि तेलंगाना रेबेलियन चल रहा था, उसको तेलंगाना सायुध पोराटम या तेलंगाना प्रेजेंट स्ट्रगल कहा जाता। तो ये 46 से 51 तक चला था। तो ये कम्युनिस्ट वाले इसको चला रहे थे। तो इसी दौरान इधर कम्युनिस्ट वाले ये चला रहे थे, दूसरी तरफ क्या हुआ कि रजाकारों का दौर था। वो एक प्राइवेट मिलिशिया है, ये लोग कासिम रजवी के अंडर में काम करते थे। तो इनके दौर में लूट मार, कत्ल गारत गरी का दौर
चल रहा था। तो उसके बाद पुलिस एक्शन होता और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंटीग्रेशन होता ऑपरेशन पोलो के बाद। पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो दोनों का मतलब एक है। उसके बाद हैदराबाद में मिलिट्री रूल नाफिज किया जाता और इसको चलाने वाले कौन कौन रहते? मेजर जनरल JN चौधरी। 31 दिसंबर 1949 तक इनकी हुकूमत रहती, क्योंकि इनके दौर में ये कहा जाता कि कम्युनिस्ट्स और मुसलमानों पे अटैक्स होते, उसकी वजह से इनकी हुकूमत को ख़त्म करके उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट को कायम किया जाता और उसको चलाने वाले MK विल्लोड़ी रहते। तो इन्हों जो है एक तरह से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद कहे जा सकते, लेकिन इन्हों कोई डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती। तो ये कब करती? 26 जनवरी 1950 को इनको अपॉइंट करती और उसके बाद इनके दौर में ही हैदराबाद में इलेक्शंस होते और उसके बाद इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिलता, मेजॉरिटी मिलती और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बुरगुल रामकृष्ण राव की सदारत में, क़ियादत में, उनकी लीडरशिप में हुकूमत कायम करती। तो इस तरह से 1952 में इलेक्शंस हो जाते और उसके बाद आप तो जानते कि हमारे 3 वीडियोस और बने तेलंगाना मूवमेंट को, जो कि मैं 1948 से 2014 तक कवर करा। आपसे गुजारिश है कि उन तीनों वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। मेरे मैराथन क्लासेस के प्लेलिस्ट में ज़रूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखे। थैंक यू सो मच।